नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म एवं शिक्षा। हम इस्लाम धर्म और शिक्षा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इस्लाम धर्म की नींव या इस्लाम शिक्षा की नींव भारत में कब और कैसे पड़ी। दोस्तों, भारत की अकूत धर्म संपदा से और समृद्धि से प्रभावित होकर भारत में इस्लामी मुसलमानों का आक्रमण 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया। और 8वीं शताब्दी में मतलब 712 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद 300 वर्षों तक भारत पर मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद 10वीं शताब्दी के शुरुआत में या अंत में कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करके अकूत धन सत्ता लूट करके अपने देश ले गया। उसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके पराजित करके मुस्लिम शासन की नींव भारत में 1200 ईस्वी में रख दिया। और तब से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक भारत में मुसलमानों का राज रहा या मुस्लिम धर्म का राज्य रहा। अब चूंकि जब मुस्लिम धर्म का या मुस्लिम राज्य भारत में स्थापित हो गया तो वहाँ से एक नई शिक्षा प्रणाली ने जन्म लिया, जिसे इस्लामिक शिक्षा का नाम दिया गया या मध्यकालीन शिक्षा का नाम दिया गया। क्योंकि इन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा को और बौद्ध कालीन शिक्षा के जो भी गुरुकुल थे या जैसे नालंदा थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, उन सबको उन्होंने पहले ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद वहाँ के पुस्तकालय जलाया गया और शिक्षकों को भगाया गया, ताकि वो अगर हट जाएंगे तो हमारी शिक्षा का आसानी से धर्म का अपने इस्लामिक धर्म का, इस्लामिक शिक्षा का आसानी से प्रचार प्रसार हो सकेगा। तो उन्होंने पहले ये काम किया कि सब विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वह एक नेक काम होता है, पाक काम होता है। और इन्होंने कहा कि अगर किसी को आप दान में सोना देते हैं तो उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। हजरत मोहम्मद साहब ने ये भी कहा था कि जो बंदा, या उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि जो बंदा अपने बच्चे को नेक शिक्षा देता है या अच्छी शिक्षा देता है वो खुदा का नेक बंदा होता है। और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा देना एक सवाब का काम माना जाता है, मतलब पुण्य का काम माना जाता है। जो दोस्तों इस्लामिक जो शिक्षा थी उनकी भाषा थी अरबी। अब देखिए ये शिक्षा में जो प्रवेश की आय होती थी वो क्या है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में, इस्लामिक कालीन शिक्षा में जो प्रवेश होता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में बिस्मिल्लाह संस्कार के साथ ही शुरुआत होती थी। बिस्मिल्लाह संस्कार में बालक को मौलवी के सामने पेश किया जाता था। मौलवी कौन होते थे? जो आपके मकतब या जो मस्जिद में होती थी, मतलब मस्जिद के पास ही मकतब होते थे और मकतब के जो मौलवी होते थे वही वही मकतब के शिक्षक होते थे और उन्हीं के सामने बालक को पेश किया जाता था। वो मौलवी क्या करते थे कि बालक को कुरान शरीफ की जो 51वां अध्याय होता है और 55वां अध्याय होता है उसकी आयतें रटने को कहते थे। अगर बालक वो आयतें रट लेता था तो ठीक है, नहीं रट पाता था, कठिनाई होती थी, तो बालक को एक बार बिस्मिल्लाह कहना होता था। जब बालक एक बार बिस्मिल्लाह कह देता था तो उसकी शिक्षा वहीं से प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है। उसके बाद जो इनके
शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होते थे उन्हें उसमें क्या होता था कि पाठ्यक्रम में कुरान की आयतें रटाई जाती थी। ठीक है, तो कुरान की आयतों का अध्ययन किया जाता था, कुरान का अध्ययन कराया जाता था। गुलिस्ता एवं बोस्ता, जो गुलिस्ता एवं बोस्ता को समझा कर पढ़ाया जाता था, एवं मुस्लिम फकीरों एवं फारसी कवियों की कहानी को शामिल किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिक शिक्षा में इन्हें नैतिक शिक्षा दी जाती थी। तो नैतिक शिक्षा देना इनका मुख्य उद्देश्य माना जाता था कि बालक को हम नैतिकता की शिक्षा देंगे जिससे बालक का अच्छी तरह समाज में विकास होगा। और उसके साथ ही साथ जो फारसी कवि थे, फकीर थे, उनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई थी तो उनको भी उन्हें बताया जाता था। तो बालक का इस तरह से मकतब में बालक के शिक्षा का विकास कराया जाता था। और वो पूरा वहाँ पे मकतब में रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था होती थी। और वो उस समय की जो व्यवस्था होता था वो राज्य सरकार करती थी, मतलब वहाँ की जो शासन, राज्य के जो शासक थे उनके जिम्मे था। अब देखते आते हैं उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा जो होती थी वो मदरसों में होती थी। मदरसा में उच्च शिक्षा दिया जाता था। देखिए, क्योंकि एक बार देख लेते हैं कि जो मकतब होते थे, एक बार मकतब जो शब्द है वो अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना हुआ है और कुतुब का अर्थ होता है उसने लिखा। उसी तरह जो मदरसा है, मदरसा भी अरबी भाषा के दरस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है भाषण देना। मतलब मकतब में भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। अब जो इनके पाठ्यक्रम में जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय शामिल होते थे वो थे इतिहास, भूगोल, साहित्य, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस्लामिक कानून आदि की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। और इसके साथ ही साथ इनमें दो प्रकार की शिक्षा शामिल थी। जो ये शिक्षा थी धार्मिक और लौकिक शिक्षा। मतलब जो पाठ्यक्रम का था धार्मिक और लौकिक, इन दोनों दोनों में इनका पाठ्यक्रम निहित था। तो ये तो हो गई पाठ्यक्रम। अब देखिए इनकी जो शिक्षण विधि थी, शिक्षण विधि पे ध्यान देते हैं कि जो शिक्षण विधि थी इनकी व्याख्यान विधि थी या भाषण विधि दिया जाता है। इससे मतलब मदरसा का अर्थ हो गया भाषण देना, तो वही इनकी शिक्षण विधि थी। व्याख्यान करना या भाषण देना, स्वाध्याय करना, स्वचेतन अनुकरण विधि करना, समारोह व यात्रा विधि। मतलब इन सब विधि से इन्हें पढ़ाया जाता था। मतलब यात्रा विधि को देखिए, समारोह और यात्रा विधि का शामिल करने का मतलब यही था कि वह अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए कैसे जाएं, कहाँ जाएं और किस तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इन सब था। अब देखिए जो इनके शिक्षा संस्थाएं थी वो क्या थी। शिक्षा संस्थाएं तो पहले तो मकतब था, उसके बाद मदरसा था, उसके बाद खानकाहें। ये भी खानकाहें जो होती थी ये मकतब की तरह ही होती थी जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो केवल ये मुसलमान बालक के लिए ही होती थी जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। उसी तरह दरगाहें भी होती थी। जो दरगाहें होती थी वो भी केवल मुसलमान बालकों के लिए होती थी। केवल उसमें मुसलमान बालक ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। उसके बाद देखिए कुरान स्कूल। जो कुरान स्कूल हैं ये, इसमें केवल कुरान शरीफ की जो आयतें होती थी उन्हें रटाया जाता था। मतलब कुरान स्कूल में कुरान शरीफ की आयतों को ही रटाया जाता था। अब देखिए फारसी स्कूल में। फारसी स्कूल में शिक्षा का स्तर, जो फारसी स्कूल था इसमें शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊंचा था। मतलब इसमें उच्च लेवल की शिक्षा दी जाती थी और इसमें फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। अब आते हैं अरबी स्कूल। ये देखिए अरबी स्कूल। अरबी स्कूल में अरबी भाषा की शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ों लोगों को शिक्षा दी जाती थी। इसमें बालकों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। यह मुख्यतः प्रौढ़ों लोगों के लिए, प्रौढ़ लोग जो होते थे उनको शिक्षित करने के लिए यह स्कूल खुला हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं फारसी कुरान स्कूल।
फारसी कुरान स्कूल में दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मतलब फारसी भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी और कुरान की भी शिक्षा दी जाती थी। अरबी भाषा की शिक्षा और फारसी भाषा शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कुरान की आयतों को कुरान के बारे में उन्हें अच्छी तरह तालीम दी जाती थी। अब देखिए जो है शिक्षा, मतलब इस्लाम कालीन शिक्षा में या मुगल कालीन शिक्षा में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था और जो उनके शिक्षार्थी होते थे उन्हें शागिर्द कहा जाता था। मतलब देखिए, शिक्षक को उस्ताद और शिक्षार्थी को शागिर्द कहा जाता था। देखिए उपाधियां क्या दी जाती थी। जो उपाधियां होती थी इनमें पहली उपाधि ये थी, फाजिल की उपाधि थी। जो बालक तर्कशास्त्र तथा दर्शन में अच्छा कर लेता था, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लेता था, उसे फाजिल की उपाधि दी जाती थी। और दूसरी भाषा, जो अरबी और फारसी साहित्य के जो छात्र होते थे, जो अरबी और फारसी साहित्य में अपनी उच्च शिक्षा को हासिल कर लेते थे, उन छात्रों को काबिल कहा जाता था। और जो बालक मुस्लिम धर्म में अपनी योग्यता रखते थे, विशिष्ट योग्यता रखते थे मुस्लिम धर्म और संस्कृति में, उन्हें आदिल का की उपाधि दी जाती थी। अब देखिए इसमें एक बात और आती है कि इसमें जो परीक्षा प्रणाली थी, जो परीक्षा प्रणाली थी, ये जो परीक्षा प्रणाली ये कैसी थी। मतलब परीक्षा प्रणाली कोई लिखित नहीं होती थी। अगर बालक के शिक्षा से अगर उनका उस्ताद या मौलवी प्रसन्न होते थे कि हाँ, वो जानते थे कि हाँ बालक ने शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण कर ली है, तो उसे वो अगली क्लास में उन्नत कर देते थे और उन्हें वो उपाधि दे देते थे। अगर नहीं उससे खुश होते थे तो उसको रोके रहते थे, आप इसको पढ़ो, अगर आप पास कर लोगे, अगर उनके मन लायक हो जाएगा तो आप उसको उन्नत कर देंगे। ठीक है, तो उपाधि हो जाएगी। अब देखते हैं थोड़ा अनुशासन एवं दंड। अनुशासन क्या था। अनुशासन तो इसमें जो मुगल कालीन शिक्षा में अनुशासन था आत्म अनुशासन, लेकिन कहीं कहीं उल्लेख ये मिलता है कि इसमें शारीरिक दंड भी दिया जाता था। बालक अगर अधिक उद्दंडता करता था, बात नहीं मानता था, नियम कानून को तोड़ता था, तो उसे शारीरिक दंड भी दिया जाता था, जैसे बेत से पीटना, डंडों से मारना और मुर्गा बनाना। माना यह जाता है कि जो मुर्गा बनाने की आज भी जो प्रथा है छोटे बच्चों में, वो मुगल कालीन शिक्षा की कहीं ना कहीं देन है। तो यह उसमें अनुशासन की बात होती थी। अब दोस्तों थोड़ा एक तरफ और आते हैं कि इसमें जो नारी शिक्षा की बात करते हैं कि नारी शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। अब देखिए नारी शिक्षा की इस काल में उपेक्षा की गई थी, उपेक्षा हुई थी, नारी शिक्षा की उपेक्षा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि मकतब में तो जब बच्चे छोटे थे तो किसी न किसी तरह बच्चियां आकर के पढ़ लेती थी, क्योंकि एक साथ ही पढ़ना होता था तो वो पढ़ लेते, लेकिन मदरसा में नहीं उनका जाना उनको वर्जित हो जाता था या नहीं जा पाती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा होने के कारण महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। इसमें केवल महिला वही शिक्षा ग्रहण कर लेती जो कुलीन, मतलब जो राजशाही घर की औरतें थी या बालिकाएं थी, उन वही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। तो इस तरह से नारी शिक्षा कहा ऐसा कि नारी शिक्षा की इस समय में उपेक्षा हो गई थी। अब देखते हैं इसमें एक और पॉइंट है, व्यावसायिक शिक्षा। जो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अब व्यावसायिक शिक्षा इन्हें अच्छी तरह दी जाती थी, क्योंकि इन्हें व्यवसाय में पारंगत, प्रत्येक व्यवसाय में पारंगत किया जाता था कि वो अगर व्यवसाय में पारंगत हो जाएंगे तो अपनी रोजी रोटी को चला सकते हैं और अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा में ज़्यादा जोर दिया जाता था। और दूसरी बात यह थी कि यह मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्य लेखन को भी वरीयता दी जाती थी। साहित्य लेखन को, नक्काशी को और कला, जो
कला की शिक्षा होती थी उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। तो व्यवसाय शिक्षा भी दी जाती थी और साहित्य लेखन की शिक्षा भी इनमें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती थी। यही बात है कि मुगलकालीन शिक्षा में या मुगलकालीन जो उस समय था, उस समय बहुत सारे साहित्य का सृजन हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं इनके जो उद्देश्य हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इनके जो सच में जो उद्देश्य थे, क्या क्या उद्देश्य थे। मतलब उद्देश्य तो ये था कि इस्लामिक शिक्षा, धर्म, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन शिक्षा के साथ साथ इनका क्या, शिक्षा के दृष्टि से इनका क्या उद्देश्य था। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना। मतलब बालक के ज्ञान का प्रसार करना था, सर्वांगीण विकास करना होता था। दूसरा था इस्लामिक धर्म का ज्ञान प्रदान करना। मतलब बालकों को शिक्षा देने का मतलब यह था कि वो उन्हें इस्लामिक धर्म और संस्कृत का ज्ञान प्रदान कर दिया जाए, उनका प्रसार किया जाए। अगला था चेत निर्माण पर बल देना। मतलब बालक की चेत निर्माण पर बल ज़्यादा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा था मुस्लिम शासक के प्रति वफादारी। मतलब मुस्लिम शासक के प्रति वफादारी इनका अगला पॉइंट उद्देश्य था। मतलब कि अगर इन्हें शिक्षा दी जाए तो मुस्लिम शासक के प्रति ये अपना वफादार होंगे। अगला था सांसारिक विलासिता की प्राप्ति। मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी सांसारिक विलासिता की तरफ प्राप्ति थी। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सांसारिक या भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे और सांसारिक विलासिता की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। यही कारण था कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी और बौद्ध कालीन शिक्षा थी वो दोनों से भिन्न मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। मतलब जो इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था थी उनसे ज़्यादा उत्कृष्ट थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा विलासिता हो जाती थी। अब देखिए अगला पॉइंट है कि इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता। मतलब कुछ भी हो, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और अपने इस्लामिक धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। इन्हें बताते थे कि हमारा इस्लाम धर्म जो है श्रेष्ठ है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो इस्लामिक या इस्लाम दर्शन थी, इस्लाम शिक्षा थी, वो अपना प्रचार प्रसार कैसे किए और अपने उद्देश्यों में कहाँ तक ये सफल हुए। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक, इस्लामिक शिक्षा। अब दोस्तों तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।